Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss current affair from 6 मई 2021. ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे इस बार क्वेश्चंस मतलब आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर के अंदर। थोड़े मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, थोड़े प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले हम आज करेंगे क्या है ना, एनवायरनमेंट के अंदर यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ये बना है। तो इसके अंदर पहले हमने 4 जनरेशन की थी बायोफ्यूल की। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में आगे पॉलिसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जाइलोफिश ये एक नई स्नेक की स्पीसीज़ है। देन इकॉनमी के अंदर मुद्रा योजना, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जो ये अभी आई है। देन आरबीआई स्टेप्स टू ईज कोविड बर्डन। ठीक है, पॉलिटी के अंदर देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटेल में देखेंगे, मराठा कोटा, देन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंडिया यूके समिट एंड G7। तो इससे G20 जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे आज। ठीक है जी। तो अगर पहले पेज पे देखोगे तो यहाँ पे आया है मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट, जो 50% का जो लिमिट है वायलेट करता है, तो इसके बारे में देखेंगे आज। देन आरबीआई स्टेप टू कोविड-19 बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है ना हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी, तो पैसा भी नहीं है, तो ये सारा उसके अंदर क्या क्या आरबीआई ने किया है वो देखेंगे। देन वर्कर्स इनकम फेल बाय 70%। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई कि कोविड-19 के चलते है ना बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है डिफरेंट सेक्टर के ऊपर, और क्या 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 वहाँ पे इनकम डिक्रीज हुई है किन की, वो भी देखेंगे। सेंट्रल लोन कैन आइडेंटिफाई SCBC। तो यहाँ पे जो बेसिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में यहाँ पे एक और बताया गया कि सेंटर ही उसको अपडेट करेगी लिस्ट को। तो इसके अंदर देन अब कोविड वेरिएंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं ऑलरेडी। ऐसा यहाँ पे कोई खास क्वेश्चन आपको प्री के अंदर बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमने डिस्कस किया है डिटेल के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वेरिएंट बताए गए हैं। वन इज़ B117 है ना सैम्पल्स। यहाँ पे देखो केरला के अंदर शेयर क्या क्या 100% केरला के अंदर ये वेरिएंट है। ठीक है जी, ये वाला वेरिएंट अपना बिलोंग करता है यूके को। ठीक है, देन यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर भी पाया गया, पंजाब, हरियाणा, और उनमें थोड़ा सा कम है। महाराष्ट्र के अंदर देखें तो अनदर है 1.617। ठीक है जी, डबल म्यूटेंट वेरिएंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी आप पहले क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे झारखंड के अंदर 81% है, छत्तीसगढ़ के अंदर, देन अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इनके अंदर कम है वेरिएंट। तो वेरिएंट का अगर जैसे मान लो हमने पता है कि वैक्सीन हमारी काम करती है, तो बहुत सारे जो ये वाले अपने वायरस हैं ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं ना। अब उन चेंजेस के ऊपर एक तो वैक्सीन इतनी अच्छी काम नहीं करती, हाँ कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएंट हो उसके ऊपर काम कर जाए। दूसरा यहाँ पे एक और इशू आता है कि जब वेरिएंट बदलता है तो हर एक वेरिएंट के अंदर कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है बहुत, जैसे यूके वाला था वो बड़ी जल्दी फैला है ना लोगों के अंदर। तो अभी जो सेकंड वेव है इसके अंदर वेरिएंट बहुत देखेंगे, और अलग 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 उनकी जो इन्फेक्टिविटी और कितनी तेज़ी से फैलता है वो भी देखा गया इसके अंदर। अगर यहाँ पे एक बेस्ट पिक्चर है ये कि वेरिएंट के अंदर B1.17 यूके वेरिएंट है। ठीक है, 40 to 70% मोर इन्फेक्शियस है ना ये यहाँ पे वेरिएंट। ठीक है जी, और वैक्सीन सीम्स टू वर्क अगेंस्ट इट। तो वैक्सीन अभी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाँ इस वेरिएंट के अगेंस्ट कर रही हैं। ब्राज़ील का वेरिएंट भी आया। ठीक है जी, यहाँ पे मे बी वारूलेंट बट रिसर्च नीडेड, अभी इसके ऊपर रिसर्च चाहिए। E484K। ठीक है, अब ऐसा नहीं यूपीएससी आपको वेरिएंट के ऊपर एग्जैक्ट पूछ ले कि ये 484K किसका वेरिएंट है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही हार्डली है। लेकिन ये वाली पिक्चर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट पिक्चर है। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। देन ठीक है E484K भी है इसमें। ठीक है, देन डबल म्यूटेंट वेरिएंट E484Q एंड K। ठीक है जी, इट इंक्लूड L452R म्यूटेशन, ये हमने भी ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो भी PDF मिली आप वहाँ पे देखोगे तो ये सारे म्यूटेंट हैं वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। लेकिन ये आपको एक ही जगह के ऊपर मिलता है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। यूरोपियन यूनियन अनवेल प्लान टू कट डिपेंडेंसी ऑन चाइना, ये देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। स्मॉल बिजनेस MSME इनको भी अभी बेनिफिट दिया गया, क्योंकि कोविड के हमने ऑलरेडी एडिटोरियल क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो कोविड का इम्पैक्ट है MSME के ऊपर बहुत पड़ा है ना, जहाँ पे मैंने आपको MSME की क्लासिफिकेशन भी करवाई थी जो अभी चेंज हुई है। यहाँ पे देखेंगे देन यूज्ड, पहले देखते हैं सबसे पहले यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। तो यहाँ पे जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है मैंने आपको करवाया था क्या कि जो फर्स्ट जनरेशन है बायोफ्यूल की, सेकेंड,
थर्ड, है ना। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा जो बायोफ्यूल रहता है वो रहता है फूड क्रॉप से, सेकंड जो वेस्ट है ना, उससे, थर्ड के अंदर हमने पढ़ा था एल्गी से मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस देगी, गवर्नमेंट पहले वाले को तो इतना देगी नहीं, क्यों, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू पड़ जाता है ना। आप शुगर केन से बना रहे हो, आप राइस से बना रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जो सेकंड थर्ड के ऊपर फोकस करती है। अब मान लो ऑयल है, ऑयल को आपने कन्वर्ट करना है सीधा, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। लेकिन यूज्ड कुकिंग ऑयल है तो वो तो ईटेबल ऐसा नहीं है ना, हम मानते। तो यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम यूज़ करते हैं, वो अपना आता है कि सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है। देन और क्या क्या इसके अंदर किया गया, जैसे FSSAI हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप कर लो रीपरचेज यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो इसमें अंदर मैंने बताया था टोटल पोलर कंपाउंड, टोटल पोलर कंपाउंड होते हैं बेसिकली, वो ये बताते हैं, जैसे आपने ऑयल है, ऑयल को बार बार आप हीट करोगे तो उसका TPC बढ़ता रहता है, और TPC हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए इसकी लिमिट रखी गई है 25, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्री के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है कि हाई TPC इज़ बेटर फॉर ऑयल, वो गलत है, ठीक है जी। तो अब जैसे मान लो ये वाला उन्होंने बोला जब TPC 25 है उसके लिमिट रख दी, अब इसके ऊपर जब ऑयल को बार बार आप रीयूज़ करोगे ना, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर होता है ये, है ना, बड़ी बड़ी जगह पे ऑयल को बार बार हीट करते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बायोडीजल के अंदर। एक और इनिशिएटिव अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, मैम ने 2 मिनट में वीडियो बनाई थी, E20 फ्यूल, ये ब्लेंड है 20% इथेनॉल विद गैसोलीन, ठीक है जी। ओके, तो बायोफ्यूल पॉलिसी देख लेते हैं हमारी। बायोफ्यूल पॉलिसी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बायोफ्यूल पॉलिसी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट मतलब 2018 से पहले जो, ठीक है, 2018 की पॉलिसी है, वहाँ पे इथेनॉल और पेट्रोल को ब्लेंड करते थे अराउंड 2%, ठीक है जी। अब बायोडीजल और डीजल को 0.1%, बहुत ही कम करते थे हम, है ना। तो हमारा गोल क्या था, इथेनॉल पेट्रोल को 20% करना है, एंड बायोडीजल और डीजल को ब्लेंड करना है 5% बाय 2030। अब यहाँ पे कुछ अगर आप इनकी जो PDF के ऊपर जाओगे, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जाओगे, तो उन्होंने कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो हमें प्री के लिए पूछा जा सकता है। पहला उन्होंने बोला एडवांस बायोफ्यूल क्या है, जिसके अंदर CO2 बहुत कम एमिशन होता हो वो, जैसे 2G जो सेकंड जनरेशन है, तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन नहीं है, सेकंड जनरेशन की बात की गई है। सेकंड जनरेशन के अंदर इथेनॉल मतलब जो आप वेस्ट से बनाओगे, है ना, नॉन फूड क्रॉप से। ड्रॉप इन फ्यूल, एलगी जो थर्ड जनरेशन है, वो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के अंदर। देन बायो CNG, बायो मिथेनॉल, बायो हाइड्रोजन, ये सभी को इन्होंने बोला है एडवांस बायोफ्यूल। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपको UPSC पूछ ले एडवांस बायोफ्यूल क्या होता है, और नीचे आपको ऑप्शन आ जाए, तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद इन्होंने बोला इसी के अंदर ड्रॉप इन फ्यूल, ये सेकंड जनरेशन फ्यूल है, पहली बात प्री के लिए। अब ड्रॉप इन फ्यूल क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड को मीट करते हैं डायरेक्टली, मतलब आपने फ्यूल बनाया और वो डायरेक्टली इतनी प्योरिटी है उसके अंदर जो इंडियन स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं हम फ्यूल, उससे मीट करती है, ठीक है जी। एंड जेट फ्यूल इन प्योर एंड ब्लेंडेड फॉर्म, तो यहाँ पे डायरेक्टली उससे मीट करे तो उसे ड्रॉप इन फ्यूल बोलते हैं। मतलब आपको फर्दर उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यूज़ कर सकते हो। देन बायो CNG थर्ड जनरेशन, ये सिमिलर है बायो फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल से हम नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं, उससे इसकी जो कंपोजिशन है वो सिमिलर हो, उसको हम बोलते हैं बायो CNG, ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है। तो ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी सी है ना, लेकिन आपने प्री के लिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला, इसके अंदर बोला मोलासेस को, पहले हम मोलासेस C यूज़ करते थे, जो मतलब वेस्ट निकलता है शुगर केन से, ठीक है। ये वाला ब्राउनी लिक्विड होता है मोलासेस, ये बेगैस से होता है, इसको हम सीधा बर्न करते हैं फैक्ट्री के अंदर, को जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम, एक तो वेस्ट निकला, उसके बाद बर्न किया, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बेगैस से, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने बोला कि हम अडॉप्शन करेंगे B मोलासेस की, मतलब पहले हम C मोलासेस से करते थे, अब B मोलासेस। तो ये है क्या, यहाँ पे अगर देखो, ये आपकी शुगर केन की प्रोसेस है, ठीक है जी। पहले सबसे निकलता सिर्फ से A ग्रेड की शुगर, ठीक है जी। यहाँ पे निकलता है जो मोलासेस, A मोलासेस को फिर इसके अंदर डाला जाता है, देन B ग्रेड शुगर, देन C मोलासेस। तो अगर हम देखें शुगर कंटेंट, तो C मोलासेस के अंदर बहुत कम होगा, मतलब अगर मैं C मोलासेस से बायोफ्यूल कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से बहुत ही कम मुझे बायोफ्यूल मिलेगा, है ना। तो अगर मैं C से B के अंदर शिफ्ट कर जाऊँ, अब इसका मैंने कन्वर्ट करने लगूँ, बायोफ्यूल बनाने लगूँ, तो यहाँ से बायोफ्यूल ज़्यादा बनेगा। अगर मैं फर्दर A के अंदर जाऊँगा तो A में और ज़्यादा जाएगा, हालांकि हमने अभी रिसेंटली B के ऊपर ही फोकस किया है, तो C से हमने B के अंदर कन्वर्ट किया है। जो डैमेज फूड ग्रेन है ना,
उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। ओवर सप्लाई फूड ग्रेन उसको भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन डिफरेंट हमने जो भी परमिशन वगैरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से वो भी लेनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है जी। अब इंसेंटिव भी दिया गया इसके अंदर एडवांस बायोफ्यूल को, क्या क्या मतलब एडवांस बायोफ्यूल जब आप इनको इंसेंटिव दोगे, है ना, इट मीन्स कि जो वेरियस कंपनीज़ हैं वो अब एडवांस बायोफ्यूल की तरफ जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं है फर्स्ट जनरेशन से ही बना रही हैं, तो यहाँ पे इनको इंसेंटिव मिलेगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब एक बार है ना पैसा दे दिया स्टार्टिंग के अंदर। टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, हायर परचेज प्राइस होगा उनका। सप्लाई चेन मैकेनिज्म, बायोडीजल के लिए अच्छी खासी सप्लाई चेन मैकेनिज्म रखा जाएगा, ठीक है जी। नॉन एडिबल ऑयल सीड है जो खाने में नहीं आते, उनको भी हम कन्वर्ट करेंगे। एफडीआई क्या एनकरेज करेंगे 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई आए, ठीक है। प्रोडक्शन ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो हमने जो भी प्रोडक्शन करनी है डोमेस्टिक यूज़ के लिए करनी है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको कुछ और है, तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। जैसे अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किस चीज़ की दी है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, तो जो भी प्लांट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर, जैसे मान लो ओवर सप्लाई भी होगी तो वहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से भी परमिशन ली जाती है कि भाई हाँ क्या हम इसको कन्वर्ट कर लें, है ना, बायोफ्यूल के अंदर, तो वो भी इसके अंदर है। उसके बाद देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी इसके अंदर काम देखेगी। वो क्या देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इश्यूज देखेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्या देखेगी, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये अपना ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखेगी कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन क्या क्या है इसका, ठीक है जी, पॉलिसी का। तो ये ध्यान रखना। एक और इसके अंदर बॉडी बनाई गई जिसको बोलते हैं नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है जी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बनाएगी। तो इनके चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है जी, तो उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये हमने ध्यान रखना है, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर और मैं बात करूँ, और हाँ, इंपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में इस पॉलिसी के अंदर बोला गया कि एक्सपोर्ट हम इसके अंदर करेंगे नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हमारी है बायोफ्यूल पॉलिसी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। देन ज़ाइलोफिस दीपाकी, ये भी एक नई क्या एंडेमिक है ऑलरेडी जो तमिलनाडु के अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर। तो पहले बात है कि हमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है प्री के लिए, क्योंकि हमें तो प्री क्लियर करना है, उसके अलावा है ना हमें क्या चाहिए। पहले है कि ये वुड स्नेक है, पहली बात। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि ये स्पीसीज़, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो सीधा आ गया, वो सीधा नाम स्पीसीज़ का बोलेगा, ये क्या है, बटरफ्लाई है क्या है, नीचे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये स्नेक है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इसकी लेंथ है अराउंड 20 सेंटीमीटर लेंथ। ये आपके वैसे मनोरंजन के लिए, यहाँ पे यूपीएससी लेंथ वगैरह नहीं पूछती, ठीक है जी। अब ये नाम रखा गया हमारे जो स्पीसीज़ के हैं, है ना, हर्पेटोलॉजिस्ट जो हैं दीपक वीरापन, उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत किया है, तो इसके नाम रखा गया है। तो ये भी हमारे लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे न्यू स्पीसी है जो, ये कहाँ पे मिलती है, ये एल्टीट्यूड अराउंड जैसे अगस्त्यामलाई हिल्स है ना, लोअर अगस्त्यामलाई हिल्स यहाँ पे मिलती है। इसकी और भी है ना, जैसे अदर जाइलोफिस हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी अन्नामलाई, ठीक है जी। तो हमें ये समझना है कि वेस्टर्न घाट के अंदर पाई जाती, पहली बात जो आपको प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। अब ये वुड स्नेक, अब दूसरा बोला जाएगा कि ये सिर्फ एक ही स्पीसीज है वुड स्नेक की जो इंडिया के अंदर पाई जाती है, गलत है स्टेटमेंट। 5 स्पीसीज हो गई, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरा वुड स्नेक क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो उन्होंने पहले बोल दिया कि रिसेंटली वुड स्नेक की एक स्पीसीज है जाइलोफिस, है ना, वो वहाँ पे इट इज़ एंडेमिक इन वेस्टर्न घाट, पहली स्टेटमेंट आ गया। आपने कहा ठीक है भाई ये तो हमने पढ़ा। दूसरा वो बोलेगा वुड स्नेक आर हाईली पॉइजनस, है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई, दे आर हार्मलेस, ठीक है जी। तो सॉयल फार्म्स के अंदर भी यहाँ पे मिलते हैं, ये दे फीड ऑन अर्थवॉर्म के ऊपर फीड करते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी होती, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर आपको वो पता चल जाए तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब देखो पैसा चाहिए, बहुत सारी बैंक्स हैं वो आगे पैसा देती हैं, है ना, अब उनको भी पैसा चाहिए, तो रीफाइनेंस के लिए हमने मुद्रा योजना बनाई। तो ये ठीक है जी। अब ये पैसा देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की कि ये वाला, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। अब ये ऐसे सेक्टर हैं, मतलब ऐसा नहीं है, पहली बात तो पहले ही क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना के अंदर बोलेगा वो सबको लोन मिलता है, सबको नहीं मिलता, ठीक है जी, ये पहली बात ध्यान रखनी है आपने। अब ये मिलता किसको, जैसे मान लो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर है,
ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और लोअर मिडिल क्लास ये लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर आते हैं, लेकिन उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब बड़े बड़े लोग जैसे माल्या जैसे उनको तो लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको लोन नहीं मिलता है ना। जैसे शॉपकीपर है, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर है, ट्रक टैक्सी ऑपरेटर है ना, फूड सर्विस यूनिट, रिपेयर शॉप, मशीन ऑपरेटर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये सारे इनको लोन नहीं मिलता। तो इनके लिए ये योजना लेके गए थे, आए थे मुद्रा योजना, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या है, पहली बात तो हमें याद रखना है कि 10 लाख तक लोन दिया जाता है, ठीक है जी, नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म सेक्टर को, ठीक है जी। अब मुद्रा आपकी रजिस्टर है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विद आरबीआई, ये दो बातें। तीसरी बात, उसके बाद इनिशियली ये सब्सिडरी थी सिडबी की, ठीक है जी। तो यहाँ पे 100% सब्सिडरी थी सिडबी की, और उसके ऑथराइजेशन कैपिटल है अराउंड 1000 करोड़। लेकिन ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि इनिशियली ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी थी जो सिडबी की, ठीक है। अब ये लेके क्यों आए, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोर देन 90 जो आपका नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर है, यहाँ पे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए 90% ऑफ दिस सेक्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो उनको जो बड़े बिजनेस हैं जैसे फॉर्मल सेक्टर, वहाँ पे तो बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लोन नहीं मिलता। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर की, तो रूरल एरिया के अंदर हमारा कितना है 54%। तो ये हमारे लिए और याद रखने की बात है। क्या याद रखना है हमने प्री के लिए, कि जो माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर हैं दे आर मोर इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन। तो अर्बन के कंपैरिजन रूरल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। ये स्लाइड हमने कवर कर ली ऑलरेडी, ठीक है। हाउ डज मुद्रा योजना वर्क, ये काम कैसे करती है। कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, ठीक है, अप टू 10 लाख। पहली बात तो यहाँ पे लोन कौन सा है, कोलेटरल फ्री, तो आपको कुछ गिरवी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लैंड करता है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, देन एनबीएफसी है ना, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब इनको पैसे दे दिए, अब ये आगे लोगों को देंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, आपको ये पीएससी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया कि मुद्रा योजना के अंदर डायरेक्टली लोगों को पैसा दिया जाता है, नहीं, ये थ्रू वेरियस बैंक्स है, ठीक है जी। दूसरे, तो ये ध्यान रखना है हमने। ओके, 3 कैटेगरी हैं। एक शिशु है जिसके अंदर 50,000 तक, याद रखना अप टू, तो लोअर लिमिट कुछ नहीं है इसके अंदर, पहली बात। किशोर के अंदर 50,000 टू 5 लाख। देन तरुण लोन होगा 5 लाख से 10 लाख। तो ये 3 टाइप के लोन यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी ये पीआईबी के ऊपर उन्होंने बताया कि अब मुद्रा योजना ने कितने कितने लोन दिए, क्या क्या अचीवमेंट है, किस सेक्टर को कितना मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन हमारे प्री के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि अराउंड 28 करोड़, ठीक है जी, इतने लोन दिए गए। 14.96 लाख करोड़ जो पैसा था उसके अंदर। दूसरी बात, चलो ये तो हमें हो गया, चलो ये अगर आप भूल भी जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एवरेज लोन का साइज़ है 52,000, ठीक है जी। दूसरी बात, तीसरा जो मैक्सिमम किसको कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला, शिशु कैटेगरी के अंदर। तो अगर हमने अभी ये पढ़ा है शिशु कैटेगरी कौन सी है, अप टू 50,000। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 52,000 एवरेज है, मतलब शिशु से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ज़्यादातर शिशु कैटेगरी को मिले होंगे, है ना। अगर एवरेज देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको पूछा जाएगा अराउंड 90%, आप याद रख सकते हो। 24% लोन मिले हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए खुले हैं उनके लिए। 68% जो लोन मिले हैं वो मिले वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, यहाँ पे वो यूपीएससी आपसे 2/3 पूछ लेगी, 2/3 जो लोन है वो वुमेन एंटरप्राइज को मिले हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर्स को या नहीं मिले। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एक स्टेटमेंट के अंदर। 51% लोन मिले एससी एसटी ओबीसी बॉरोअर। तो अगर जैसे मान लो आपको, चलो ये तो बात होगी प्री की भी, अगर आपको मेंस के अंदर भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जो माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कीम है या क्या है ना, तो वहाँ पे आपको जो एससी एसटी ओबीसी के बारे में आपने लिखना है कि हाँ इनको बहुत सारे लोन भी दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो भाई मुद्रा योजना के अंदर 51% लोन जो इनको दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है ना, किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी, है ना। उसके बाद अपना इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी। तो जिससे मर्जी आप कनेक्ट करो। एससी एसटी के अराउंड 22.53% बॉरोवर्स, ओबीसी के अराउंड 28%। अबाउट 11% लोन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दिए गए हैं, ये बात, ठीक है जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये एक सर्वे कंडक्ट किया भी, इससे एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हुई है या नहीं हुई, या ऐसे ही बस खोखला ये काम। तो उन्होंने बोला है आउट ऑफ 1.1 करोड़ एस्टिमेटेड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन को जो हुई है वो 62%। तो अगर आपको अब ये देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर,
वहाँ पे आप डेटा यूज़ कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं मुद्रा के थ्रू। एंड देन बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, पेपर 3 के अंदर आता है ना, किसी भी पेपर 2 3 दोनों के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। माइनॉरिटी के लिए, इसके लिए ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए, अगर प्री के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, प्री के लिए इंपॉर्टेंस है कि ये वाला डेटा आपको पता होना चाहिए, मतलब एवरेज पता होनी चाहिए कि या 2/3 है या 1/3 है, मोर देन 50% है, लेस देन 50%, ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो। सिडबी क्या है, सिडबी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस ये हमने ध्यान रखना है। ओके, स्मॉल बिजनेस एमएसएमई गेट रिलीफ। अब आरबीआई ने, अभी देखो कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा अब सेकेंड वेव चल रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो अब आरबीआई ऐसा वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना फ्रेमवर्क करता रहता है कि हाँ इनको और पैसा दिया जाए। ऐसा ये, क्योंकि ये टेम्परेरी मेजर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको प्री के अंदर क्वेश्चन हार्डली 1% चांस है कि इसके अंदर बनता नहीं है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें की गई थी, लेकिन कुछ ऐसा खास क्वेश्चन बना नहीं। लेकिन हाँ, मेंस के अंदर आप डेटा यूज़ कर सकते हो कि हाँ कोविड-19 के ऊपर अगर आपको स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई के ऊपर इम्पैक्ट आता है मेंस के अंदर, तो वहाँ पे आप कोड कर सकते हो हाँ हम आरबीआई ने इसके अंदर फंड रिलीज़ किया है। ठीक है जी। वहाँ पे बोला गया कि टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर जिसका मान लो 25 करोड़ तक है, ठीक है, और जो पहले स्कीम चली है ना, वो उसके अंदर उसने अवेल नहीं की, ठीक है, वो एलिजिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो और उसका लोन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब वो एनपीए वगैरह नहीं है, तो वो एलिजिबल है इसके अंदर। तो ऐसा इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता नहीं है। इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस के लिए भी किया गया है ना, कि जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मान लो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 पहले जो फ्रेमवर्क आया था यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई, वहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया कि भाई अभी मैं पैसा नहीं दे सकता, अभी कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। ठीक है जी। क्रेडिट सपोर्ट स्मॉल बिजनेसमैन, माइक्रो स्मॉल, इनको भी, है ना। आरबीआई ने एक और काम किया है यहाँ पे, आरबीआई ने क्या किया है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है जी, ताकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैसा दिया जाए। ठीक है, जैसे हमें पता है रेपो रेट है, आरबीआई पैसा देता है, रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म है, अराउंड 28 डेज तक, मतलब अलग अलग चलता है, इतना मतलब रहता है। तो यहाँ पे रेपो रेट के ऊपर ही आपको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे मान लो बैंक को रेपो रेट के ऊपर ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिले, तो उसमें बेनिफिट कितना है बैंक को, है ना, कि बहुत ही कम दाम पे पैसा मिला है, अब बैंक आगे और लोगों को देगी। ठीक है जी, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मान लो एक जगह आपने पैसा लिया, उसके बाद भी, है ना, मैंने आपको वेज एंड मीन एडवांसेस के अंदर भी ये बताया था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे भी उसकी इंक्रीज़ कर दी है। अब यहाँ पे इसका पंचायत करना कि इतना बेनिफिट है भी नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी मेजर है, और ये हमारा प्री के अंदर कोई इतना खास इसके अंदर वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये 1 to 3 ईयर दिया जाता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिवेलिंग रेपो रेट के ऊपर, तो ठीक है, यहाँ पे इतनी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा बैंक्स को, तो अब लो इंटरेस्ट के ऊपर बैंक के पास पैसा आएगा और वो आगे देंगे, यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है जी। वर्कर्स इनकम फेल बाय 17%, तो वर्कर्स की इनकम डिक्रीज हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली भी देखो, अभी लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी यूपीएससी के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखेंगे इसके अंदर कि इस इन्फॉर्मेशन को प्री के अंदर कैसे यूज़ करती है यूपीएससी। तो यूपीएससी ने यहाँ पे एक सॉरी स्टेट वर्किंग ऑफ इंडिया 2021 1 ईयर कोविड-19, ये अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी रिपोर्ट्स निकालती है, इसने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है जी, ये पीरियड लिया गया मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक, तो मतलब 2020 ईयर का ही अगर हम देखें, तो यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या कोविड के कारण बढ़ी है जहाँ डिक्रीज हुई। अभी हमने रिसेंटली कल की क्लास में, आई थिंक कल या परसों, ये किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ना, देन ब्लू ग्रे कॉलर उसके अंदर भी लोगों की काफ़ी डिमांड है। ठीक है जी, तो कुछ सेक्टर को तो बेनिफिट हुआ है, डेफिनेटली हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 100 मिलियन जॉब लॉस्ट हुई हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैव फाउंड एम्प्लॉयमेंट बाय जून एंड अबाउट 50 मिलियन
रिमेन्ड आउट ऑफ वर्क, मतलब पहले तो लॉस हुई अप्रैल मई के अंदर, उसके बाद बहुत सारे वर्कर को जॉब मिल गई, लेकिन तब भी 15 मिलियन आउट ऑफ वर्क है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या जॉब लॉस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बस इतना। कितना हुआ कितना नहीं वो आपकी इच्छा है। अगर आपने मेंस के अंदर कोड करना, यहाँ से एक भी स्टेटमेंट उठा के रख लेना अपने पास, सारी रखने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड इन पोस्ट लॉकडाउन मंथ 61% वर्किंग मैन रिमेन्ड एम्प्लॉयड वाइल 7% लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है जी। तो अराउंड 60, आपको ये बोल सकते हो अराउंड 60% जो वर्किंग मैन थे वो रिमेन्ड एम्प्लॉयड थे, लेकिन 7% जॉब लॉस उसके अंदर हुआ है। ठीक है। वुमेन के अंदर अगर देखें 19% रिमेन्ड एम्प्लॉयड, 47% सफर्ड परमानेंट जॉब लॉस। तो यहाँ पे हमारे लिए प्री के लिए क्या है कि वुमेन का जॉब लॉस मेन से ज़्यादा हुआ, ये हमने बस प्री के लिए याद रखना। ठीक है जी। तो देखो अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्री के कंटेक्स्ट के अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन बचती है। इनकम देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम लॉसेस, इनकम भी तो डिक्रीज हुई होगी। लेबर का शेयर जीडीपी के अंदर 5% तक डिक्रीज हुआ है, पहली बात। दूसरा, दिस मीन्स दैट इवन मोस्ट वर्कर वर एबल टू गो बैक वर्क दे हैड सेटल्ड एट लोअर अर्निंग। मतलब ये कि बहुत सारी लेबर है ना, जो जॉब लॉस तो हुआ ही हुआ है, उसके बाद कुछ को काम भी मिला है, लेकिन तब भी जो इनकम है वो डिक्रीज हुई है। उसका रीज़न वो ये बताता है कि इट मीन्स कि बहुत सारी जो लेबर है उसको कम पैसे पे उसने काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई पैसा नहीं देता था ना, कोविड है तो ये हमारे पास भी नहीं है, हम कैसे दें। उसके बाद मंथली अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, ये भी डिक्रीज़ हुई है ड्यू टू पेंडेमिक, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। देन पूरस 20% हाउस होल्ड लॉस देयर एंटायर इनकम। रिच जो है उनको भी सफ़र लॉस हुआ है, लेस देन क्वार्टर ऑफ देयर मतलब अराउंड 25% ऑफ देयर इनकम। तो यहाँ पे लॉस किसको ज़्यादा है, पुअर को ज़्यादा लॉस हुआ है एज़ कम्पेयर टू रिच। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने के शेप इकॉनमी पढ़ी थी, है ना, कि यहाँ पे जो वो सेक्टर है हाउस होल्ड हैं जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत बचा है वो फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे वो हैं जिन्होंने जो भी पैसा था उनके पास उन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था के शेप इकॉनमी। तो वही कंटेक्स्ट है यहाँ पे, ये डेटा भी उसको बताता है कि भाई पुअर जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। ओके। इनफॉर्मेलिटी, तो बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज़ किए होंगे डेफिनेटली। इनफॉर्मल सेक्टर वैसे भी इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि भाई उनको कुछ रजिस्टर वगैरह नहीं कराना पड़ता, और बहुत सारे गवर्नमेंट के लॉज हैं वो सारे रखने पड़ते हैं, उसके अंदर भी करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज होना पड़ता है बाद में। तो इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है जी। बहुत सारे जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर चले गए, जैसे एम्प्लॉयड 30%, कैजुअल वेज, है ना, इनफॉर्मल सैलरीज यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। एजुकेशन हेल्थ प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पे हाईएस्ट है कि जहाँ पे वर्कर्स जो हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन और छोटे छोटे ट्रेड के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनफॉर्मेलिटी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, ये हमें प्री के लिए याद रखना है। ठीक है जी। ओके। उसके बाद जॉब लॉस एंड कोविड-19, इसका भी कोरिलेशन बताया इसने कि कोविड-19 से जॉब लॉस बहुत हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यूपी, महाराष्ट्र एंड देन तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो स्टेट्स हैं, है ना, जैसे मान लो अपना यूपी आ गया, यूपी के अंदर पहले ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अब इन केसेस के अंदर अब कोविड-19 का जो कोविड के केसेस इंक्रीज़ हुए, उसके बाद अब जॉब लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूरे जो स्टेट के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट करता है। ठीक है जी। अब महाराष्ट्र को देखो तो वो थोड़ा फिर भी ठीक है, हाँ केसेस तो बहुत आए हैं वहाँ पे। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे एजुकेशन वगैरह काफ़ी है, दिल्ली के अंदर भी काम चल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे जॉब लॉस भी ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई जितने ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे उतने लॉकडाउन भी ज़्यादा लगे हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा लगी हैं, और मैक्सिमम लेबर भी यहाँ पे काम करती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन का कंटेक्स्ट अगर देखें तो कोरिलेशन है अपना कोविड-19 से अभी तक, है ना। एल्दो आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे मान लो आपको ये ऐसा प्री के अंदर बोला गया कि पॉपुलेशन का जो डायरेक्टली रिलेशन है कोविड-19 से, ये इसको आप इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर बोलोगे ठीक है, लेकिन चाइना के अंदर अगर देखोगे तो वहाँ पे केसेस है नहीं। ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम सीधा उस ट्रैप में ना फंसे, यूपीएससी आपको क्वेश्चन के अंदर बताएगी। ठीक है। ओके। वे फॉरवर्ड क्या है? अब इस रिपोर्ट ने बोला कि जो एमजी नरेगा है वो उसको एक्सपेंड करो। ठीक है, वो अब एक 150 डेज तक कर दो।
कोविड-19 अलाउंस दो, ठीक है। बहुत सारे जैसे आशा वर्कर्स हैं जो रूरल एरिया के अंदर भी काम करते हैं, उनके लिए अलाउंसेस होना चाहिए। पीडीएस को भी एक्सपेंड करो, ठीक है जी, ये काम करना है। अगर आप देखो बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी अपना है जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत पैसा दिया है लोगों को, लेकिन इंडिया के अंदर अभी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, ठीक है जी। आरबीआई स्टेप्स टू ईज कोविड-19 बर्डन, तो अभी आरबीआई ने ये एक और स्टेप लिया है। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट अपनी मेंस के लिए याद रखनी है। कौन सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि आरबीआई ने पैसा दिया है किसको? बहुत सारे जो ऐसे हैं जो क्रेडिट देते हैं ना, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। मान लो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब उनको पैसा चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई ज़्यादा पैसा देगी, उसके बाद बैंक क्या करेंगे, बैंक भी वहाँ पे और ज़्यादा पैसा देंगे आगे इन सेक्टर को। कौन से सेक्टर हैं? जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर सप्लायर वैक्सीन के, है ना, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब उनको पैसा मिलेगा तो वैक्सीन का नंबर इंक्रीज़ होगा और इंडिया की जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होगी। अगर जैसे मान लो अभी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, हमने अगर आपको याद हो हर्ड इम्यूनिटी पढ़ा था, हर्ड इम्यूनिटी, है ना। हार्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कुछ लोगों को मतलब अराउंड 60% एस्टिमेट लगाते हैं कोविड के केसेस के अंदर, इतनी लोगों के अंदर अगर इम्यूनिटी आ जाए, या वैक्सीनेशन से थ्रू या फिर उनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है उसके थ्रू उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाए, ये बाकी 40% लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक डिटेल के अंदर कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, है ना। तो यहाँ पे इसी का कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो अगर हम 60% तक पहुँच जाएँ तो यहाँ पे हमारा कोविड के केसेस बहुत कम हो जाएंगे आगे स्प्रेड होना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड किया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब बैंक को ये बोला गया कि ये वाले प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, है ना, जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, तो इन सेक्टर्स को आपने मतलब एक कोटा रख दिया कि इतने % आपने लोन देना ही देना है, ठीक है जी। अगर तो यहाँ पे ऐसा किया क्यों किया? क्योंकि ये वाले सेक्टर वो हैं जिनके पास एक तो पहले इतनी जल्दी बैंक मानते नहीं लोन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो जाता है या एनपी हो गया है ना, तो अगर फार्मर्स को दिया तो बैंक इसीलिए थोड़ा सा रिलक्टेंट रहती हैं, तो इसीलिए इनके लिए कोटा रखा गया। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल, ये सारे हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग एंड फॉरेन बैंकिंग, ठीक है, विद साइज, मतलब उसका थोड़ा साइज इंडिया के अंदर है तो तभी उसको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे 40% है ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जैसे रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 75% एलोकेट करेंगे। तो आपको यूपीएससी के अंदर यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई वो पूछता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वहाँ से ये तो हमने एग्जैक्ट पढ़ लिया कि इसके लिए 75% है और दूसरे के लिए 40 है। तो आपको ये सेक्टर ध्यान रखने हैं। तो जैसे अगर 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन से बताए, जैसे वीकर सेक्शन है, SC ST, वुमेन, माइनॉरिटीज़, इनको 10% कोटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर ऑल फार्मर्स, है ना, जिसमें छोटे बड़े सभी आ जाते हैं, 10%। एंड स्मॉल एंड मार्जिन के लिए अलग से 8%, तो 18% है। माइक्रो एंटरप्राइजेज जैसे KVIC वगैरह छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए 7.5% कोटा है। अदर जैसे सोशल सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, रीन्यूएबल एनर्जी, है ना, इसके लिए 4.5%, तो ये टोटल 40% है। उसके बाद आगे रिसेंटली इन्होंने इंक्लूड किया था जैसे जो स्टार्टअप है अप टू 50 करोड़, उसके लिए भी यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। अगर फार्मर कोई मान लो सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करता है, उसके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर पैसा मिलेगा। कोई बायोगैस प्लांट वगैरह लगाता है, उसके लिए भी ये इसके अंदर पैसा मिलेगा। तो ये इन्होंने अपडेशन किए। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में सारा। हाँ, अब दूसरी बात, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, है ना, यही है। तो यहाँ पे अगर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे ये होता है बैंक का क्रेडिट प्लस जो नॉन SLR है, जो नॉन SLR बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये फार्मूले से बनता है, ठीक है जी। तो बैंक का क्रेडिट इंडिया के अंदर कितना है, उसके बाद जैसे रीडिस्काउंटिंग है उसको इसके अंदर माइनस करके, तो वो ये सारा मिला जुला के हमारा बनता है, लेकिन इतना डिटेल के अंदर आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। तो हाँ, अगर आपको करना होगा किसी ने तो मैं उसको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इतना आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो जितनी भी बैंक क्रेडिट है और नॉन SLR बॉन्ड, जैसे SLR के अंदर, नॉन SLR मतलब स्टॉक वगैरह के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम ANBC बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी आपको PDF के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा इसका फार्मूला।
ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला, लेकिन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया यूके वर्चुअल समिट, अब इंडिया और यूके का वर्चुअल समिट हुआ। अब देखो, आपको ये बताया कि हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, उसके अंदर क्वाड आ गए, जिसके अंदर अपना ये यूएसए भी आ गया, इंडिया भी आ गया, जापान भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। इन्होंने वहाँ पे चाइना को काउंटर करने की कोशिश की, ये भी हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा। उसके बाद अब जो यूके है वो भी इंडिया की हेल्प कर रहा है इसी कंटेक्स्ट के अंदर, क्योंकि यूके और यूएस इनकी पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ठीक है जी, तो इसी समिट के अंदर ये भी बताया गया। दूसरा, यूके आपको पता है कि अगर यूरोप की बात करें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो बहुत आगे है ना, क्लाइमेट के लिए एफर्ट करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूएस थोड़े कम करता है। तो अब इंडिया यूके का समिट हुआ तो क्या होगा। तीसरी बात है, यहाँ पे आपको पता है ब्रेक्सिट की बात की गई है ना, ब्रेक्सिट की बात जब हम करते हैं तो अब वो अलग होगा यूके, तो अब वहाँ पे उसके लिए हमें और एग्रीमेंट भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ पहले यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही हमारा काम चलता था, है ना। तो ये सारे एफर्ट ही डिस्कस किए होंगे। अब कोविड है, कोविड के बारे में डिस्कस किया होगा। तो अगर मान लो आपको नहीं भी पढ़ा आपने, है ना, ऐसा समिट, तो आपको पता है करंट कंटेक्स्ट किस में चलता है और उस कंट्री की पॉलिसी कैसी रहती है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर आप वहाँ पे अपना आंसर मेंस के अंदर लिख सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कोऑपरेशन करेंगे पेंडेमिक के लिए, तो ये तो सभी करेंगे, इसमें नहीं क्या बात है ना। वो दूसरी बात, एफटीए के लिए जो एफर्ट करेंगे उसको नेगोशिएट करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अंदर हमारे बहुत से इशू हैं जो यूरोप और इंडिया के थ्रू, तो यहाँ पे जो, तो इसलिए ये साइन भी नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद जो भी बैरियर्स हैं एफटीए के लिए वो सारे रिड्यूस करेंगे और इंडिया और यूके का ट्रेड बढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद इंडो पैसिफिक को फ्री करेंगे, है ना, ये तो पता है हमें। मैरीटाइम डोमेन में तो अब इंडो पैसिफिक की बात की है तो बहुत सारा जो ओशियन है, इंडियन ओशियन, उसको भी बेसिकली चाइना का जो इम्पैक्ट भी रहता है ना, तो यहाँ पे उसको फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो इंडिया ने ये लगे हाथ ये बोल दिया भी आ जाओ हमारे, उसको ज्वाइन कर लो। किसको ज्वाइन करना है, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुड़गांव, तो इसको इंडिया ने बोला भी इसको ज्वाइन कर लो। वो बोलते हैं चलो देखते हैं। ठीक है जी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो उसने ये भी बोला कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे जो इंडिजीनियस हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 बनाना है उसके लिए। ठीक है जी। अब हाँ, ये कल की क्लास के अंदर कमेंट में किसी ने लिखा था सर आपने क्लासिफिकेशन कहाँ पे कराई है मिसाइल की, तो उसके बारे में बताओ। और एक स्टूडेंट ने ये भी बोला था कि सर जो इंडिया के है ना, एक मिलिट्री न्यूक्लियर है एंड दूसरे हैं, तो उसकी पीडीएफ के अंदर ऐसा वहाँ पे इंडिया ने डायरेक्टली क्लासीफाई नहीं किए हुए कि कौन से हमारे मिलिट्री हैं कौन से सिविलियन हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आई थिंक कुंदाकुलम के बारे में पूछा था, वो सिविलियन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। हाँ, उसके अंदर अगर 2000 अराउंड 2010 के अंदर एक आर्टिकल भी आया था, उसके अंदर पीडीएफ भी है उसकी, तो उन्होंने थोड़ा सा क्लासीफाई किया था। उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया को अपने मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर हैं अलग अलग क्लासीफाई करनी चाहिए। कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है जी। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ उसमें मिलता है तो उसके अंदर अपडेशन करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो मैरीटाइम प्रोपल्शन, स्पेस, साइबर, उसके बारे में इसमें जो भी बातें हुई हैं। ठीक है। ऐसा चाहिए हमारे लिए इतना प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूके है उसका इंडिया से मतलब यूके का रेलिवेंस, एक तो ब्रेक्सिट है ना, तो बोलेगा ब्रेक्सिट के बाद यूके का क्या रेलिवेंस है इंडिया के लिए। ठीक है जी। तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर हम ब्रेक्सिट जब पढ़ेंगे तब तो करेंगे करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा जाए, है ना, इंडिया इंडो यूके रिलेशन, वहाँ पे आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए कौन कौन से सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है। अब इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो अगर इंडियन ओशियन के बारे में आप देखोगे तो 75% वर्ल्ड के मैरीटाइम ट्रेड, 50% डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन, ठीक है, इस रीजन से पास होती है। और इस रीजन से भगवान की दया से पॉपुलेशन भी बहुत है, तो इसलिए ये रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे बहुत सारे जैसे ये पाकिस्तान भी है, देन कंट्रीज ऐसी हैं जैसे चाइना भी है ना, म्यांमार के अंदर भी रिलेशन इतना माहौल ठीक नहीं है, तो बहुत सारे, इसीलिए यहाँ पे पायरेसी भी बहुत होती है, यहाँ पे टेररिज्म भी बहुत होता है थ्रू श्रीलंका, ये वो सारा है ना। तो ये रीजन को पीसफुल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसीलिए हमने ये बनाया इंफॉर्मेशन फ्यूजिंग सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ये हमने बनाया है हमारी जो नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMSC के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे मान लो कोस्टल एरिया के अंदर बहुत सी रडार लगी होती हैं, वो चेक करती हैं शिप वगैरह को कौन आया कौन गया, है ना। उन सारी इन्फॉर्मेशन को ये एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है जी, गुरुग्राम में।
अब गुरुग्राम के बाद ये वो इन्फॉर्मेशन बाकी कंट्रियों से शेयर करता है, यही काम है। अगर ये हम जैसे मान लो शेयर करना स्टार्ट कर दें तो हमें जो इंडियन ओशन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, है ना। तो यही है इसका, जैसे वाइड शिपिंग जो कमर्शियल शिपिंग है उसके कंटेक्स्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेगा, कौन सा शिप वगैरह जा रहे हैं आ रहे हैं, ताकि पायरेसी वगैरह ऐसा कुछ टेररिज्म ना हो। यही है इंफॉर्मेशन फ्यूजिंग सेंटर अपना, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर मंथली भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है, वार्निंग दी जाती है, और ये सब अपना यहाँ पे है। तो हमें प्री के लिए क्या याद रखना है, पहले तो ये है कहाँ पे, दूसरा इसका काम क्या है, रियल टाइम है, तीसरा किसके लिए, वाइड शिपिंग, चौथा कि भाई क्या ये डेली बेसिस करता है, बिल्कुल करता है। ये हमें चीज़ें याद रखनी। अब आगे बढ़ते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब डिसरिगार्ड। आपने कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, आपने बोला कि भाई मैं नहीं मानता, है ना, लेकिन आपके मानने से क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो चला जाएगा कि आपने कोर्ट के जो ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया है। जैसे आपने प्रशांत भूषण का देखा होगा, उन्होंने भी जज के ऊपर किया था, उसके बाद कुणाल कमरा का, है ना, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जो कोर्ट के ऊपर। तो कोर्ट को देखो, कोर्ट के अंदर जब डिसरिगार्ड कोई करता है तो उसमें कोर्ट के लिए ये कंटेम्प्ट होता है ना, क्यों, क्योंकि भाई कोर्ट को एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कोई भी, जैसे मान लो ऑर्डर दिया या ना कोई वर्डिक्ट आया, वो सभी को मानना पड़ेगा। अभी जैसे रिसेंटली दिल्ली कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला कि अगर आप सेंटर को के ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ये हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि हमने आपने हमारा ऑर्डर नहीं माना, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर अपना सुप्रीम कोर्ट मूव हो गई, अभी रिसेंटली, ये अभी आज की न्यूज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट चले गई, भाई ये हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। तो आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या, कि अगर आप कोई जज ने ऑर्डर दिया और आपने माना नहीं, या फिर आपने उसकी अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश की, है ना, और जस्टिस को हैम्पर करने की कोशिश की, वो सारे आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आते हैं, आपने बात नहीं मानी। सो इतना सिंपल समझ लो, आप घर वाले आपके फादर या कुछ पेरेंट्स आपके कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बात नहीं मानते, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ पेरेंट्स है, ठीक है। तो लेकिन इसकी सज़ा नहीं है, ठीक है, वो भगवान सज़ा देता है जब आप पेरेंट्स बने हुए, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक। तो जो भी अटैक उसके ऊपर होगा उसके लिए प्रिवेंट करता है, क्यों, क्योंकि अब देखो कोई इसके ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं करेगा, अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सज़ा मिलेगी फिर कोर्ट में। तो अदरवाइज़ अगर ना होता फिर तो हर गली मोहल्ले में क्या होता कि जजेस की आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। हालांकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है, जो हेल्थी है, वो अलाउड है, ठीक है। हाउ डिड कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केम इनटू बीइंग, ठीक है, ये कहाँ से आया। तो अगर हम देखें तो इंग्लैंड के अंदर, ठीक है जी, जब जुडिशियल पावर किंग की थी, है ना, जब इंग्लैंड से मतलब ये शुरू हुआ, पहले किंग के अंदर पावर होती थी, जो भी किंग का ऑर्डर नहीं मानता था उसको उड़ा देते थे। उसके बाद इन्होंने ये पावर दे दी, थोड़े से जुडिशियल बंदे भी रख दिए कि भाई जो भी किंग की पावर नहीं मानेगा, आप उस कंटेम्प्ट के चक्कर में उनको आप सजा दोगे। वहीं से ये स्टार्ट हुआ था अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा किंग की तो वो पनिशेबल होगा, ये सारा सिस्टम मतलब वहाँ पे था, ठीक है जी। तो उसके बाद टाइप ऑफ कंटेम्प्ट कि कौन कौन से टाइप ऑफ कंटेम्प्ट है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि कंटेम्प्ट क्या है, लेकिन हाँ टाइप बताए, जैसे सिविल कंटेम्प्ट है, मतलब विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब कोई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, आपने वो डिसोबीडियंस कर दिया, मानी नहीं, है ना, डायरेक्शन दी या कुछ ऐसा है, तो वो विलफुल मतलब आपने जानबूझ के नहीं मानी। हाँ अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, कोई गवर्नमेंट को बोला तो अलग बात है, लेकिन विलफुल अगर है तो वो अपना सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पब्लिकेशन है, कोई वर्ड बोला आपने, कुछ ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया आपने यूट्यूब के थ्रू या कुछ ऐसा, जिसने लोअर किया जजेस की अथॉरिटी को, ठीक है, कोर्ट की अथॉरिटी को, बेसिकली इंटरफेयर किया, जो भी अपना जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसके अंदर इंटरफेयर करना या ऑब्स्ट्रक्शन करना जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके अंदर। तो अगर ये वाले होंगे, अगर मान लो डिसोबीडियंस है, वो तो आपका सिविल के अंदर चला गया, दूसरे केसेस आपके क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो क्या इसमें क्या मिलता क्या है, इसमें सज़ा मिलती है दोस्तों, इसमें 6 महीने तक और 2,000 रुपया फाइन लगता है, ठीक है। तो वो आपका पिंक नोट जाएगा इनके पास। उसके बाद व्हाट इज स्टैट्यूटरी बेसिस, कि भाई ऐसा मतलब कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है जी।
प्री इंडिपेंडेंस के अंदर क्या था, जब ब्रिटिश राज था बिल्कुल था, उसके अंदर भी प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा ये इसको यूज़ करती थी, ठीक है जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उसके अंदर ये बोला, जैसे आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 129 बताया गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है जी। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को दी गई। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, इन्होंने स्टैट्यूटरी बैकिंग दी इसको, है ना, तो ये अपना आया। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये आपको यूपीएससी के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिविल और है ना क्रिमिनल है ये डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नहीं, ये अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ने डिफाइन किए थे, ठीक है, बताए थे, मतलब क्लासीफाई किए थे। उसके बाद चलो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब मान लो अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अब उसको रिकॉर्ड के अंदर रख दिया, अब वो रिकॉर्ड हो गया, अब रिकॉर्ड का कोई वायलेट करेगा कोई, है ना, मान लो किसी ने रिकॉर्ड का वायलेशन किया कि भाई उसने माना नहीं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो मतलब अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की पावर कहाँ से आ रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये आ रही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक वो रिकॉर्ड हो गया जो भी वर्डिक्ट है, अब उसका जो वायलेट करेगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है जी। सो ऑल द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट इट्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है जी, कंटेम्प्ट करेगा तो हो गया उसमें। आर्टिकल 142 के 2 के अंदर भी लिखा गया सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया इसको। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि ये कंटेम्प्ट कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पावर है। उसके बाद सेक्शन 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, वहाँ पे भी बोला गया कि हाई कोर्ट जो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसका अगर कोई कंटेम्प्ट करता है उसको भी पनिश कर सकता है। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद चंद्रा मिश्रा केस के अंदर देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कंटेम्प्ट जो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुपीरियर कोर्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉ, कि किसी लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये इनहेरेंट है इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ही है, इनहेरेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है जी। तो कंटेम्प्ट रिसाइड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिकॉज दे आर डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है, तो इसीलिए ये अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनके पास पावर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्री के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे आते हैं कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं है। जैसे मान लो फेयर एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग की वो बताई है तो कोई नहीं है। फेयर क्रिटिसिज्म करोगे, मान लो जजमेंट आ गई उसके बाद फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या ट्रुथ जो है ना, जैसे सच्चाई है, जैसे अभी आपने देखो बहुत सारे जजेस के ऊपर बहुत सारा कुछ बोला जाता है बाहर मीडिया के अंदर, वहाँ पे वो बताते हैं कि डेटा निकालते हैं कि कितने लोगों को बेल दी गई है ना, कितने जर्नलिस्ट हैं जिनको बेल नहीं दी गई, तो वो एक ट्रुथ के ऊपर सेटअप है काम सारा, है ना। तो वहाँ पे क्या ट्रुथ जो है वो एक डिफेंस है कंटेम्प्ट चार्ज के लिए। मान लो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस हो गया आपके ऊपर लग गया, लेकिन आपने जो बोला था वो सच है, तो वो आप बच जाओगे। पहले ये नहीं था, लेकिन ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को 2006 के अंदर अमेंड किया गया इन्होंने, उसके बाद ट्रुथ हैज़ वैलिड डिफेंस इसके अंदर डाल दिया गया। आगे देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ब्रिंगिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है। एक तो देखो हमने ये देखा कि जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट वाला बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सो मोटो केस लिया, मतलब अपने आप केस उठा के बोल दिया कि ठीक है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोई भी कोर्ट है, मान लो किसी का कोर्ट का जो कंटेम्प्ट किया है, ठीक है, अब उसके केस के अंदर अगर कोर्ट मान लो खुद एक्शन ले ले, वो सो मोटो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो किसी इंडिविजुअल की अगर किसी ने कंप्लेंट करनी है कि ये इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसका केस दर्ज करवाना है, उसके लिए क्या है प्रोसीजर। उसके लिए वहाँ पे जैसे मान लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसने ये बताया कि सेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा है, लेजिस्लेशन डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑन हाउ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी इनिशिएटेड, कैसे इनिशिएट किया जा सकता है। तो मान लो किसी ने इंडिविजुअल के खिलाफ केस रजिस्टर करवाना है, जैसे कुणाल कैमरा का केस भी हुआ था, है ना, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के लिए या सोलिसिटर जनरल, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट है तो एडवोकेट जनरल, इनके जो कंसेंट लेना जरूरी है। अब ऐसा कंसेंट भाई क्यों लेते हैं हम, मान लो अगर सपोज करो कोई किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस कंप्लेंट करने लगा, फिर तो
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पहले टाइम नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो जाएंगे और बर्डन बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोसीजर निकाला कि ऐसा करते हैं कि जो मान लो इंडिविजुअल ने करना, अगर तो कोर्ट खुद ले रही है कि भाई इसने मेरा कंटेम्प्ट किया, मैं इसके ऊपर है ना इसको बुलाओ जरा, फिर तो ठीक है। अगर लेकिन कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट करता है, उस केसेस के अंदर हम ये रखेंगे कि भाई अगर सेंटर है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसका कंसेंट देगा कि हाँ ये वाला जो केस है ये बनता है, तभी कोर्ट के अंदर जाएगा, ताकि थोड़ी सी बहुत सी कंप्लेंट हैं वो कम हो जाए। इसीलिए ये रखा गया, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल केस में ठीक है। However, if the motion is brought by any other person, the consent in writing of Attorney General, Advocate General is required। तो वहाँ पे ये कंसेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंटेम्प्ट और पर्सन के चार्जेस, ये सारे वहाँ पे करने पड़ेंगे। वाई डज अटॉर्नी जनरल हैव टू ग्रांट कंसेंट, किसके लिए कंसेंट, मतलब ये प्रोसीजर क्यों है? टू सेव द टाइम ऑफ कोर्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोर्ट का भाई टाइम बचाना है हमने, है ना, तो इसीलिए कंसेंट की पहले ज़रूरत है। बहुत सी फ्रिवलेस पटिशन, फिर तो बहुत केसेस आ जाएंगे। इज एजीज कंसेंट मैंडेटरी फॉर ऑल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस, क्या ये सभी के लिए मैंडेटरी है? नहीं। ये कब मैंडेटरी है? जब कोई प्राइवेट सिटीजन इनिशिएट करता है केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तभी ये मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। हाउएवर व्हेन कोर्ट इटसेल्फ इनिशिएट, जब अगर कोर्ट खुद, जैसे प्रशांत भूषण के केस में, तब ये नहीं जरूरी। तो ये ध्यान रखना आपने कि एजी का कंसेंट तभी जरूरी है अगर प्राइवेट बंदा कर रहा है। अगर कोर्ट खुद कह रही है कि भाई इसने मेरा जो वायलेशन किया है ना, डिसओबीडियंस किया है, तब तो कोर्ट फिर कंसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर तो कोर्ट अपना काम करती है, ठीक है जी। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है ना, पनिश फॉर कंटेम्प्ट, तो इसीलिए ये एजी का कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। व्हाट हैपन इफ़ एजी डिनाइज कंसेंट, अब एजी ने मान लो कंसेंट डिनाई कर दिया, तो ऑल दो वहाँ पे मैटर एंड हो जाता है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल है एजी वेणुगोपाल, ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने स्वरा भास्कर के केस के अंदर एंड कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी दोबारा कंप्लेंट कर सकते हो कोर्ट को ये बोल सकते हो भाई एजी ने तो मना कर दिया, आप इसको सू मोटो अपने आप इसको उठा लो, क्योंकि आपको पता है जब कोर्ट अपने आप उठाएगी फिर एजी के कंसेंट की जरूरत नहीं है, बस ये एक दुआ है, ठीक है, बस आप कोर्ट से कर सकते हो इस केस के अंदर। व्हाट हैपन आफ्टर एजी ग्रांटेड कंसेंट, जब एजी ने कंसेंट कर दिया तो क्या होगा? अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि भाई हाँ ये मामला बनता है, उसके बाद उस बंदे को बुलाया जाएगा। अब वो अपना एफिडेविट वगैरह, अपना जो उसका जो है ना कि स्टांस है भी मैंने क्या किया था क्या नहीं, या किस कंटेक्स्ट में बोला था, वो सारा उसके अंदर बताएगा। अगर कोर्ट को लगता है भाई ये ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता तो फिर वही पनिशमेंट वगैरह वो जो भी कोर्ट आगे ऑर्डर देगा वो चलेगा। देन मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये देखो ये टॉपिक है हमारा, एक तो मेंस का टॉपिक, ठीक है जी। तो अभी जैसे मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अभी आगे बहुत से न्यूज़पेपर के अंदर इसके ऊपर जो एडिटोरियल वगैरह आएंगे, तो अपकमिंग डेज के अंदर बहुत सारे एडिटोरियल इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपको याद होगा ये मराठा वाला जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब मैंने आपको भी बोला था, उस टाइम पे भी न्यूज़ में था कि भाई इस टॉपिक को हम जब आने वाले टाइम में वर्डिक्ट आ जाएगा फिर कवर करेंगे, है ना। तो अब देखो उस टाइम का हमारा टाइम बच गया, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जितना है उतना हमने पढ़ा, इसके बाद जो आर्टिकल है वो कवर किए। तो ऐसे ही आप कवर करना है, आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं होना कि भाई आज है करंट अफेयर मैं आज ही कर लूँ, है ना। आज थोड़ी पेपर है, पेपर तो आपका जून के अंदर है एंड के, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हो। उसी दिन आपने टॉपिक पढ़ा, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन इतनी आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिली नहीं, फिर आप गूगल करने लग जाते हो, यार ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखूँ मैं वहाँ से देखूँ। आप ये देखो, आप शाम को बड़े खुश होते यार आज मैंने टॉपिक कवर कर लिया, है ना, और अपने आप में गर्व होता है थोड़ा सा, लेकिन वो एक झूठा गर्व है ना। क्यों? क्योंकि भाई आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, उस टाइम में आपने बहुत से टॉपिक कर लेने थे, ठीक है, लेकिन एक टॉपिक के चक्कर में आपने पूरा दिन अपना वेस्ट किया। अगर मान लो उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आपका एक दिन अपनी प्रेपरेशन से निकाल दो। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा वेट किया करो, एक हफ्ता वेट किया है ना, टॉपिक अगर आपका कोई है उसको लिख लिया कि ये वाला टॉपिक है, नई इन्फॉर्मेशन है, एक हफ्ता वेट किया उसके बाद देख लिया, है ना। ऑल्दो ये वो तो हमारा यहाँ पे ही कवर हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अब ये क्या सीन है इसका? तो यहाँ पे देखते हैं इंदिरा साहनी केस। अगर 1979 के अंदर जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन बिठाया था, उन्होंने ये बोला कि भाई आप बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देनी है नहीं देनी, इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करो। तो उन्होंने ये बोला 52% लोग हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो उस रिपोर्ट ने ये बोला कि 27% रिजर्वेशन दे दो आप, ठीक है जी। अब वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला वही ठीक है, उन्होंने दे दी रिजर्वेशन 27%।
उसके बाद कोर्ट के अंदर भी केस ये चैलेंज हो गया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है आपने दे दी, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी आ गया और ये काम अपना सेट हो गया। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि भाई जितनी आप रिजर्वेशन देते हो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये लगता है कि ये वाली कम्युनिटी है हमारे पास 50% होगी, लेकिन ये कम्युनिटी वाकई में ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इसको अपराइट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आप रिजर्वेशन दे देते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है ना, जो अपना वर्किंग है, वो एफिशिएंसी है, वो नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर आप दे सकते हो, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप दे ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु ने में दी हुई है, बहुत सारी स्टेट्स हैं उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये हमारा एडिटोरियल के अंदर हम क्लासेस के अंदर किसी दिन करेंगे जब हमारे पास लगेगा मुझे कि अब टॉपिक ये मैच्योर हो चुका है। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर दे सकते हो। ठीक है जी, अब मराठा वाले, अब महाराष्ट्र ने क्या किया, अगर मराठा कम्युनिटी देखें 32% है मराठा पॉपुलेशन, वारियर माने जाते हैं, 76.86% मराठा जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपने ये देखो बहुत सारी पटेल कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है ना, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी जो पहले 20-30 साल बहुत ज़्यादा इनके पास लैंड भी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो रिच भी थी, लेकिन विद द टाइम जैसे लैंड डिग्रेडेशन होने लगी, ये कम्युनिटी जो थोड़ी थी अब वो इनके पास जो मिडल लोअर मिडल के अंदर आने लगी, तो इसीलिए अब ये रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब कोर्ट ये देखे, मान लो कि क्या ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ लैंड एंड एग्रीगेशन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे डिक्लाइन कर दी प्रॉस्पेरिटी, है ना, लोअर मिडिल क्लास मराठा ये बन गए। ठीक है जी, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी 52% थी इनकी रिजर्वेशन, तो इन्होंने एडिशन कर दिया 12 से 13% मराठा कोटा के अंदर, तो जो आपका पहुँच गया 64 to 65। तो इंदिरा सानी केस के अंदर वहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था, 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, तो यहाँ पे तो चलेगी ऊपर। ठीक है जी, अब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चला गया। पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 16% रिजर्वेशन दी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला यार 16 अच्छी नहीं लगती, आप 12 कर दो, 12 कर दो एजुकेशन के लिए, 13 कर दो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है जी, अब वहाँ पे ये भी बोला गया कि 50% से इंक्रीज़ नहीं कर सकती, तो लेकिन वो तो करनी थी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर कर सकती है, जहाँ पे जैसे मान लो डेटा हो हमारा के बैकवर्डनेस और इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब कोई कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत बैकवर्ड है और उसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है, उस केसेस के अंदर आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है जी, लेकिन जनरली आपने 50% रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब पढ़ते हैं हम जहाँ पे स्टार्टिंग। तो 5 जजेस के बेंच ने बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने बोला महाराष्ट्र का जो लॉ है जिन्होंने मराठा कम्युनिटी को प्रोवाइड की है कोटा, ये 50% ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला ये 50% तभी क्रॉस कर सकता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन कोर्ट को लगी नहीं। ठीक है, अब कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई 12-13% कर दो, वो भी साइड में कर दिया कि भाई वो भी काम ठीक नहीं है ना, वो वाला ही ख़त्म हो गया। ठीक है जी, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि गायकवाड़ कमीशन ने ठीक है 16% रिकमेंड की थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला 12 से 13% कर दो, और ये सारा वहाँ पे मामला था। ठीक है, ऐसा चाहिए क्योंकि इतना हमारे लिए ये वाला पोर्शन कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी परसेंट थी कितनी नहीं, ये हमें प्री में नहीं पूछा जाता, लेकिन इंदिरा सानी केसेस के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि ये राइट टू क्वालिटी एंड ड्यू प्रोसेस लॉ, जो लॉ फॉर्म की प्रोसेस होती है उसके अंदर ये आर्टिकल 1421 को वायलेट करता है। ठीक है, कोर्ट ने वहाँ पे ये भी केस था कि जो इंदिरा सानी केस की जो 50% लिमिट है, क्या उसको रिविजिट करना चाहिए, तो उसने बोला नहीं, वो भी रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने ये भी बोला कि जो 50% है सीलिंग लिमिट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करती है, बैलेंस करती है गोल्डी लॉक सोल्यूशन। गोल्डी लॉक सोल्यूशन मतलब जैसे गोल्डी लॉक जोन होती है, अर्थ है गोल्डी लॉक जोन के अंदर है, यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर वाटर है ना, इसीलिए हमारा सर्वाइवल वहाँ पे हो सकता है। इसी केस के अंदर वो ये वर्ड यूज़ किया गया कि जो बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर भी एक बैलेंस है ना, हर एक चीज़ का, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर है। ठीक है, सोल्यूशन कंटेनिंग राइट बैलेंस दैट लॉस स्टेट सफिशिएंट लैटिट्यूड टू इंश्योर मीनिंगफुल अफॉर्मेटिव एक्शन टू दोज हु डिजर्व इट। ठीक है जी, एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग एसेंशियल कंटेंट ऑफ इक्वलिटी। तो मतलब ये बोला गया कि मान लो जैसे होता क्या कि एक है हमारी नॉर्मल कम्युनिटी,
यहाँ पे इसके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जिसको रिजर्वेशन की रिक्वायर्ड है वाकई में उसको दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वालिटी जनरेट होती है। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है वो हमें लगता है कि भी इतनी वीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको रिजर्वेशन दोगे तो वो जो नॉर्मल कम्युनिटी है जिसको रिजर्वेशन नहीं है उनसे ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट आपका वायलेट हो जाएगा। यही है जो कोर्ट ने बोला कि वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 21। ठीक है जी। उसके बाद इंदिरा सानी केस, ये सारा हमने कर लिया कवर, ठीक है जी। देन G7 कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। तो ये देखो चाइना को सारे दबा दबा के मार रहे हैं, है ना। तो चाइना के अंदर अगर आप क्वाड भी आ गया, यूरोपियन यूनियन भी आ गई, उसके बाद यूके भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, देन G7 भी आ गया, ठीक है। G7 कंट्रीज। अब यूपीएससी के अंदर लास्ट ईयर G20 के ऊपर क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मेंबर पूछे गए थे, ठीक है जी। अब इन्होंने ये बोला भी चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे हमने पढ़ा था, हांगकांग के केस के अंदर चाइना ने प्रॉमिस किया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो लंदन ने उनको जो कॉलोनी दी थी हांगकांग, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था ये सेपरेट सिस्टम रहेगा। लेकिन अभी सिक्योरिटी लॉ, उसके बाद उसके मेंबर है ना पार्लियामेंट के, वो भी चेंज करना, ये सारा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो हांगकांग के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये भी बहुत इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर के अंदर भी हमने देखा कि ईरान से जो न्यूक्लियर डील है उसके बारे में डिटेल के अंदर हमने पढ़ा। नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल वगैरह लॉन्च कर रहा है, वो छुप छुप के करता है काम सारे, है ना, किसी को खबर नहीं होने देता। उसके बाद चाइना ने बहुत ज़्यादा जिनजियांग रीजन इसका, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उइगर जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारा जीनोसाइड किया गया है। ये ऐसा यूएस मानता है, ठीक है। और तो चाइना ने बोला था कि भी ऐसा कुछ नहीं है, ये यूएस ऐसे ही बोलता रहता है ना, ठीक है। ये सारे केस हुए, लेकिन हमें प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1975 के अंदर बनी थी, ठीक है जी। उसके अंदर आपको मेंबर याद होने चाहिए, ये आपने भूलने नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस, कनाडा, ठीक है जी। उसके बाद अपना ये वाला आ गया 1987 के अंदर रशिया को जब बीच इंक्लूड किया तो G8 बन गया। लेकिन रशिया ने, हमने ये पढ़ा था अभी रिसेंटली, क्रीमिया के अंदर है ना रीजन के अंदर यूक्रेन, वहाँ पे यूएस ने रशिया ने ये बोला था कि यूक्रेन के अंदर हमारे लोग हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो को ज्वाइन कर लूँ ताकि रशिया से बचूँ, ये हमने ऑलरेडी किया। तो यहाँ पे इसी केस के अंदर जब अनेक्स किया था अपना क्रीमिया अपना रशिया ने, तो ये भी क्रिटिसाइज़ हुआ, जो भाई G7 ने क्रिटिसाइज़ किया कि रशिया ने ये गलत किया। उसके बाद इसको G8 था, G8 से निकाल दिया, G7 वापस बन गया, ठीक है जी। G10 भी है एक, ये नाम देखो याद रखना एक बात, G10 है, ये स्टार्टिंग के अंदर नाम रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएस, विच कंसल्ट कॉपरेट ऑन इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर। तो आपको ऐसा यहाँ पे इतने इनके एम्स क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं, वो नहीं ज़रूरी ज़्यादा, क्योंकि ये इतने न्यूज़ के अंदर रहते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके मेंबर आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लो G7 है, G7 एक इंपॉर्टेंट है, इसके तो आपने बोलने नहीं है मेंबर। G10 थोड़े बहुत याद रख लेना, इतना याद रखना इंडिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद G15 भी है, यहाँ पे भी ये 17 डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है। तो यहाँ पे पहले याद रखना है आपने, ये डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कंट्री से वगैरह सभी आते हैं मेंबर यहाँ पे, ठीक है जी। अब ऐसा ग्रुप बनाए क्यों जाते हैं, देखो बहुत सारे, जैसे मान लो डेवलपिंग कंट्री ने अपना ग्रुप बना लिया, आपको पता है WTO के अंदर जाएंगे तो जो डेवलप कंट्री वो बोलेंगे भाई डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर लगाते हैं, है ना, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उसके वो इतना मतलब हम कम रेट पे बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ट्रेड अपना ड्यूटीज़ वगैरह इंक्रीज़ कर दी और ये महंगा हो जाता है। तो ये एक फ्री ट्रेड नहीं हो रहा। डेवलप कंट्री ये कहेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि बॉर्डर जितना खुले उतना अच्छा रहेगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को लगता है भाई हमारा एग्रीकल्चर भी चला जाएगा, है ना। अगर मान लो आज आप एग्रीकल्चर के अंदर ये खोल दो बॉर्डर, ठीक है जी, आपका वीट इतना यूएस से इतना लो प्राइस के ऊपर आएगा कि हमारे वाला एमएसपी छोड़ो दूसरा भी कोई खरीदेगा नहीं, 1200-1300 रुपये वहाँ पे प्राइस चलता है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए अब ब्लॉक बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। डिफरेंट कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप बनाती है कि हम अपनी बात रखें सभी, और बाद में WTO या IMF जहाँ पे भी हम मिलते हैं वहाँ पे जाके हम अपना पक्ष रखेंगे, भाई ये वाला हमें चाहिए, ये हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है। इसीलिए ये ग्रुपिंग होती है। तो यहाँ पे G15 के अंदर आपका इंडिया है, तो ये इसलिए याद रखना आपने, ठीक है जी। उसके बाद G20 है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये यूपीएससी के अंदर इस साल आ चुका है, ठीक है जी। और इसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंडिया है इसमें डेफिनेटली है,
ठीक है जी। अब G24 भी है, G24 इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 ऑन इंटरनेशनल मॉनिटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट और द ग्रुप 24, ठीक है जी। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ 77 है, उसका ही पार्ट माना जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखना इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपस में मिलके बनाती है। तो ये पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। अब इसका बेनिफिट क्या है, हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेट द पोजीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इशू, ठीक है, जो भी मॉनिटरी या फाइनेंशियल इशू है उसके ऊपर ये करेंगे। अब यहाँ पे देख लो G24 के अंदर तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है जी, ये वाला इसके है। तो अभी इसके 28 मेंबर हैं, तो फिर बात वही आ गई कि नाम G24 नाम वही रखते हैं, नाम चेंज नहीं करते, लेकिन मेंबर इसके 28 हैं। तो अगर ये वाला पिक्चर बेस्ट पिक्चर है, ये तीनों याद कर लें, G7 G8 यहाँ पे रशिया था, G20 यूपीएससी के अंदर आ चुका है। तो G7 का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करूँ। अभी जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने जो मिसाइल की क्लासिफिकेशन है वो बता कहाँ पे करवाई थी, कौन सी क्लास में। तो इंडिया का जो अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, वो मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डेट भी दे दूँगा, कौन सी डेट के अंदर उसको कवर किया था। अराउंड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को, ट्यूसडे के आसपास, एग्जैक्ट ट्यूसडे नहीं, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके आसपास मैं कोविड-19 के ऊपर जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो पूरा हमारा लेक्चर है, वो उसी के बेस के ऊपर रहेगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच।